हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम एसएसटी पेपर 2 सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी से क्लास 6 की एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट से संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न को सीटेट में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को डैश डैश उगाना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए है गंगा तथा इसकी सहायक नदी पर, और ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों पर, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किर्तक की पहाड़ियों पर, और ऑप्शन नंबर डी है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके जगह अगर मेहरगढ़ भी होता तो मेहरगढ़ भी सही उत्तर हो जाता, ठीक है। और मेहरगढ़ में ही दोस्तों स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उगाना आरंभ किया। और कब किया, तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं कि मेहरगढ़ की, तो दोस्तों मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल का मगध वर्तमान बिहार गंगा नदी के डैश डैश दिशा में बसा है। उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लगभग 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पर, और ऑप्शन नंबर बी है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों, और सी है नर्मदा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग डैश डैश वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 8000 वर्ष पूर्व, बी है 4700 वर्ष पूर्व, और ऑप्शन नंबर सी है 2500 वर्ष पूर्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो इधर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया था। और अगर हम बात करते हैं 4700 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसके किनारे क्या है, सबसे पहले आरंभिक नगर फले फूले। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, और 5वां प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न है पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है हाथ से लिखी पुस्तकें, और बी है अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो दोस्तों मैन्यूस्क्रिप्ट को ही अंग्रेजी में, पांडुलिपि को ही अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है ताड़पत्रों अथवा बुर्ज नामक पेड़ की छाल भोजपत्र पर लिखी मिलती थी ये पांडुलिपियां। तो दोस्तों ए बी सी ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लगभग 2250 वर्ष पुराना गांधार वर्तमान अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक का अभिलेख कौन सी 2 लिपियों में उत्कीर्ण है। तो दोस्तों जो अशोक का अभिलेख कितना 2250 वर्ष पुराना कहाँ से, गांधार से मिला है और वर्तमान अफगानिस्तान, तो उसमें कौन कौन सी 2 लिपियों में उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है यूनानी तथा अरेमाइक,
और बी है संस्कृत तथा पाली, और सी है पाली तथा ब्राह्मी, और डी है अपभ्रंश तथा प्राकृतिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा यूनानी तथा अरेमाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नर्मदा घाटी, तो दोस्तों नर्मदा घाटी, और ये पहले ही सुमेलित किए गए हैं। नर्मदा घाटी क्या है? आखेटक तथा संग्राहक के लिए। और मगध पहला बड़ा राज्य, और गारो की पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं गंगा घाटी तो लगभग 2500, तो दोस्तों 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये सारे ही सुमेलित किए गए हैं पहले से ही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर से है दोस्तों। ये ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट से ज्योग्राफी अब स्टार्ट हो गई है प्रश्न नंबर 8 से। तारा किसे कहा जाता है या तारा किसे कहते हैं? कथन ए है सूर्य एक तारा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा, तो दोस्तों जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है उसे तारा कहते हैं। और कथन सी है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उसे तारा कहते हैं। तो दोस्तों कथन सी तो गलत हो जाएगा, और ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और बी दोनों सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नक्षत्र मंडल कहते हैं। कथन ए है तारों के समूहों को, और कथन बी है तारों के विभिन्न समूहों तथा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है तारों के भिन्न भिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सही उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि केवल बी तारों के समूहों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि भैया तारों के, कथन बी सही उत्तर हो जाएगा कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को ही क्या कहा जाता है? नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ध्रुव तारे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन या कथन स्पष्ट है, उत्तर दिशा को बताता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा किसको? उत्तर दिशा को बताता है। और कथन बी यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों कथन बी शुरू हो जाएगा, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो ये भी सही है। और कथन सी है सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी तीनों सही हो? तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी तीनों सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, या सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जा सकता है। तो अगर हमें सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और अगर हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को बताना है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हमें ग्रहों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, और बी है बृहस्पति मंगल शनि अरुण, और सी है बुध शुक्र पृथ्वी नेपच्यून, और ऑप्शन नंबर डी है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पार्थिव ग्रहों। तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों को ही आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बुध शुक्र शनि बृहस्पति, और ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और सी है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और डी है पृथ्वी मंगल शनि बुध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी के नज़दीक है, या इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। चट्टानी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, और आंतरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ये सूर्य के नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और अगर हम बात करते हैं कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी की क्रम में, इसी क्रम में अगला इसके बाद कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद दोस्तों, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद कौन सा? अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ठीक है, इसी क्रम में ये 8 के 8 ग्रह हो जाएंगे सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जोवियन ग्रहों, या जोवियन ग्रहों को ही गैसीय ग्रह या ब्राह्मी ग्रह भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और ऑप्शन नंबर बी है शनि अरुण वरुण पृथ्वी, और सी है पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, और डी है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों इसमें इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और वरुण के बाद दोस्तों 5वां नंबर किसका आता है? हमारे पृथ्वी का आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कथन बी है इसके आकार को बुहा। जो दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है? ध्रुवों की ओर से चपटा और केंद्र से उभरा हुआ है, इसीलिए इसे बुहाब या जियोड भी कहते हैं। इंग्लिश में जियोड और हिंदी में बुहाब कहा जाता है। और कथन सी है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता है कि ए बी सी तीनों सत्य। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, क्षुद्र पट्टी। क्षुद्र पट्टी भी हो सकता है दोस्तों, और क्षुद्र ग्रह भी हो सकता है। किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? और दोस्तों ये प्रश्न सी टेट एग्जाम या यू टेट एग्जाम या अदर टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है शनि और पृथ्वी, और बी है मंगल और पृथ्वी, और सी है पृथ्वी और शुक्र, और डी है मंगल और बृहस्पति। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा इसको चित्र में समझ लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य। पहले हम सूर्य को बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा सूर्य, और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में अब हम ग्रहों को दर्शाने वाले हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा बुध, बुध के बाद हो जाएगा दोस्तों शुक्र, और शुक्र के बाद ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद ये वाला जो दोस्तों ग्रह है ये मंगल है, और मंगल के बाद दोस्तों बृहस्पति है। तो ये मंगल हो जाएगा और ये बृहस्पति, और इनके बीच ही दोस्तों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, तो इन्हीं को क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18,
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? और दोस्तों ये प्रश्न में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो सूर्य है, अगर हम बात करते हैं जो भी ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं, तो वो दो प्रकार की गतियां करते हैं। तो दोस्तों पहली गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति, ठीक है। और दूसरी गति को कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण गति। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि भाई जो ये सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य, और ये मान लो कि पृथ्वी है। पृथ्वी ये जो सूर्य के चारों ओर गति कर रही है या परिक्रमा कर रही है, तो ये कौन से पथ पर कर रही है? प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और अगला इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो ये सूर्य पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को परिक्रमण गति, और जिस पथ पर जो दोस्तों चक्कर लगा रही है उस पथ को कहा जाता है दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पश्मीना ऊन। तो दोस्तों अब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, करने वाले हैं हम। पश्मीना ऊन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन या कथन फर्स्ट है, पश्मीना ऊन लद्दाख में पाली जाने वाली एक खास किस्म की बकरी से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है, पश्मीना ऊन कीमती होती है, तो बिल्कुल सही बात है। और कथन सी है, पश्मीना ऊन से बनी शॉल बड़ी महंगी होती है। तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, डैश डैश के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो दोस्तों कौन से रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, और बी है दोस्तों कौन सा? उत्तराखंड, और सी है अरुणाचल प्रदेश, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों किस रास्ते से बौद्ध धर्म कहाँ तिब्बत पहुंचा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला है छोटा नागपुर, और बी है नागालैंड, और सी है लद्दाख, और डी है सिंगापुर। तो दोस्तों किसे छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है, तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा, ठीक है। कथन ए है लद्दाख में काफी प्रचलित है, तो बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है इसके स्थानीय रूप को मुसलमान व बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कथन सी है उस पर नाटक खेलते हैं, केसर सांगा पर क्या नाटक खेलते हैं, तो ये भी बात सही है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों ही कथन सत्य दिए हों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न को करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए, अगर आप हिंदी पेडालॉजी को, संपूर्ण हिंदी पेडालॉजी को एक ही वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक करना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो चेक कर सकते हैं। और उसमें हमने संपूर्ण हिंदी पेडालॉजी को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक पूरा किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के लिए जो अंतिम प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 23, डैश डैश भारत की खोज। तो दोस्तों भारत की खोज किताब किसकी है? एक तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किताब किसकी है,
ठीक है। और अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया? ठीक है, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो इस क्लास की का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।